सो हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल आई विल पे, जिसमें कि हम कर रहे थे प्रीलिम्स डे की सीरीज। और आज हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट डे के करंट अफेयर्स के क्विज पर। आपको वीडियो अच्छी लगती है लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लेना और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर देना, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। और क्वेश्चन को आपको करना कैसे है, जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ, जो भी स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहा है, सबसे पहले वीडियो पॉज करनी है, अपना आंसर लगाना है और उसके बाद उसका आंसर देखना है। और ऐसे ही जल्दी 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 करते करते आपके 10 क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं आपको। और उसके बाद जो भी आपका स्कोर हो लास्ट में, वो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। आज का फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, पहले वीडियो पॉज करो, ठीक है, तब उसका आंसर लगाओ। प्लांट प्रिपेयर ग्लूकोज इन प्रोसेस हो। प्लांट जो है ग्लूकोज को किस प्रोसेस में प्रिपेयर करते हैं, ग्लूकोज को, ठीक है। पौधे किस प्रक्रिया में ग्लूकोज को तैयार करते हैं, ठीक है। तो ग्लूकोज किस प्रक्रिया में तैयार होता है, तो हमें पता ही होना चाहिए कि जब फोटोसिंथेसिस होती है, तब प्लांट्स जो है वो ग्लूकोज प्रिपेयर करते हैं। ग्लूकोज प्लांट्स के लिए क्या है, एक फूड की तरह ही है, ठीक है। तो उस फूड किस में प्रिपेयर होता है, फोटोसिंथेसिस में प्रिपेयर होता है। प्रकाश संश्लेषण में मेनली ग्लूकोज प्रिपेयर होता है, ठीक है। तो ये शायद मेरे को ये बताना, ये मेरे को क्वेश्चन लग रहा है कि मैंने पहले करवा रखा है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन। तो बिल्कुल, तो इसका आंसर हमारा हो गया सी। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंक्रीज स्नो कवर ऑन अ वाटर बॉडी कैन लीड टू। देखो, अब बोल रहे हैं कि किसी वाटर बॉडी पे स्नो कवर अगर इंक्रीज हो जाता है तो उससे क्या होता है। सबसे पहले बोल रहे हैं सडन स्पर्ट इन फाइटोप्लैंक्टन पॉपुलेशन विच आर नॉट डिपेंडेंट ऑन फोटोसिंथेसिस। और ऐसा इसमें बोल रखा है, यदि किसी जल निकाय पर बर्फ का आवरण बढ़ने से क्या परिणाम होता है, फाइटोप्लैंक्टन की आबादी में अचानक वृद्धि जो प्रकाश संश्लेषण पर निर्भर नहीं है। तो आप सभी को पता होगा कि जब भी किसी वाटर बॉडी पे अगर स्नो का कवर बढ़ जाता है तो इससे क्या होगा, जो फाइटोप्लैंक्टन्स मान लो कि प्रेजेंट है वाटर में, उन तक सनलाइट नहीं जा पाएगी। और उन तक सनलाइट नहीं जा पाएगी तो मेनली जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस पे डिपेंडेंट होते हैं, वही फोटोसिंथेसिस करते हैं, वो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं ओशन के, आप सभी को पता होगा। तो अगर वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे तो उनका नंबर भी नहीं बढ़ पाएगा, तो उनका क्या हो जाएगा, डिक्रीज इन नंबर हो जाएगा, ना कि बढ़ेगा नहीं, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अचानक वृद्धि नहीं होगी उनकी, कम हो जाएंगे वो, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या दे रखी है हमारी, पहले वाली रॉन्ग दे रखी है, ठीक है, कि सडन स्पर्ट हो जाएगा फाइटोप्लैंक्टन की पॉपुलेशन में, बिल्कुल भी नहीं होगा। सेकंड बोल रहे हैं ऑक्सीजन एक्सचेंज और न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग लेक में बढ़ जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी, बिल्कुल भी नहीं। अगर वहाँ पे सनलाइट आई नहीं रही है तो ना तो ऑक्सीजन एक्सचेंज अच्छे से हो पाएगा, ना ही न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग हो पाएगी। ये स्टेटमेंट भी हमें गलत दे रखी है कि झील के बेहतर ऑक्सीजन विनिमय और पोषक तत्व पुनर्चक्रण अच्छे से होगा, नहीं होगा। थर्ड बोल रहे हैं ए कंडीशन ऑफ विंटर किल हो जाएगा जिससे लार्ज स्केल डेथ होगी फिशेस की और ऑर्गेनिजम्स की। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, विंटर किल हो जाएगा जिसमें बड़े पैमाने पर मछली और जीव मर जाते हैं, ये स्टेटमेंट सही दे रखी है, ठीक है। तो थर्ड स्टेटमेंट हमारी सही है, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है। तो हमें बतानी है करेक्ट स्टेटमेंट, तो आप सभी को दिख रहा है सही बतानी है, तो केवल एक स्टेटमेंट इसमें सही है, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या हो गया, ए, ठीक है। और भाई ये शायद क्वेश्चंस फिर से डाल दिए गए हैं और इसमें जो है आपके क्वेश्चंस बिल्कुल एक भी गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। शायद ये पहले 5 क्वेश्चन कुछ पीछे वाले मिक्स करके डाले हैं, कैसे मेरे को लग रहा है, मैंने पढ़ाए हुए हैं, ठीक है। फिर भी देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हमें बताना है ब्लैक कार्बन के बारे में, ब्लैक कार्बन के बारे में बताना है, ठीक है। ब्लैक कार्बन के बारे में वीडियो पॉज करो, अपना आंसर लगाओ। सबसे पहले बोल रहे हैं ब्लैक कार्बन इज ए कंपोनेंट ऑफ फाइन पार्टिकुलेट मैटर फॉर्म्ड थ्रू द इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फॉसल फ्यूल, बायोफ्यूल्स एंड बायोमास। बिल्कुल इनकम्प्लीट कंबशन से बनता है ब्लैक कार्बन, बिल्कुल सही है। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही दे रखी है कि ब्लैक कार्बन सूक्ष्म कण पदार्थ का एक घटक है जो जीवाश्म ईंधन, जैव ईंधन और बायोमास के अधूरे दहन से बनता है। दूसरी चीज, ट्रॉपिक्स में ब्लैक कार्बन इन सॉइल सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट टू सॉइल फर्टिलिटी। बिल्कुल, ट्रॉपिक्स में ब्लैक कार्बन जो है सॉइल की फर्टिलिटी को कंट्रीब्यूट करता है। ऐसे ही मतलब वही है, ट्रॉपिक्स मतलब उष्ण कटिबंध में जो मिट्टी में काला कार्बन जो है मिट्टी की उर्वरकता में महत्वपूर्ण योगदान देता है, बिल्कुल है। थर्ड बोल रहे हैं ब्लैक कार्बन सिग्निफिकेंटली इंक्रीज द एल्बिडो व्हेन डिपॉजिटेड ऑन स्नो एंड आइस। अब मेरे को याद आ रहा है कि शायद ये मैंने पक्का ही करवाए हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो बर्फ पर जमा होने पर ब्लैक कार्बन एल्बिडो में काफी वृद्धि करता है, बिल्कुल भी नहीं, ये कम कर देता है एल्बिडो को। ये क्या कर देता है, कम कर देता है एल्बिडो को। आप सभी को पता है स्नो क्या होता है, स्नो में बहुत ज्यादा एल्बिडो होती है। एल्बिडो होती है रिफ्लेक्टिव पावर, ठीक है। जब कोई सनलाइट आती है तो उसको वापस जो रिफ्लेक्ट कर देती है उसको बोलते हैं एल्बिडो। तो स्नो जो है वो बहुत ज्यादा एल्बिडो
मतलब पावर होती है उसकी, काफ़ी ज़्यादा सनलाइट जो भी उस पर आती है उसको रिफ्लेक्ट कर देती है। लेकिन जैसे ही ब्लैक कार्बन उस पर डिपॉजिट होगा, ब्लैक कार्बन क्या करेगा, उस सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा। उस सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा तो एल्बिडो उतनी नहीं हो पाएगी। तो इसका मतलब जब ब्लैक कार्बन किसी बर्फ़ पे ढका हुआ होता है तो उससे एल्बिडो की अमाउंट क्या हो जाती है, कम हो जाती है, बढ़ती नहीं है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत दे रखी है कि एल्बिडो बढ़ जाता है, नहीं, कम हो जाता है। तो थर्ड स्टेटमेंट हमारी क्या दे रखी है, रॉन्ग दे रखी है। तो इसी तरीके से हमें बताना कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। आप सभी को दिख रही है 2 करेक्ट है और 1 रॉन्ग है, तो इसमें केवल 2 सही है। ठीक है, इसमें भी हमसे सही पूछा है तो केवल 2 सही है हमसे और 1 हमारी क्या है, गलत है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन हो जाता है हमारा कंप्लीट। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कोरल्स के बारे में। सबसे पहले बोल रहे हैं कोल्ड वाटर कोरल्स इन जनरल हैव ग्रेटर अमाउंट ऑफ जूजेंथली। देखो बिल्कुल भी नहीं, कोल्ड वाटर कोरल्स में लेस अमाउंट मतलब लेक होता है, मतलब लेस अमाउंट ऑफ जूजेंथली होता है देन वार्म वाटर कोरल्स। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। और ये सेकंड पार्ट बोल रहे हैं डज नॉट बिल्ड रिफ्लेक्स स्ट्रक्चर। नहीं, कोल्ड वाटर कोरल भी सम रिफ्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं, ऐसा नहीं है कि वो रिफ्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं बनाते हैं। ऐसा ही हमें इसमें बोल रखा है सामान्य तौर पर ठंडे पानी के मूंगों में गर्म पानी के मूंगों की तुलना में जो जूजेंथली की मात्रा है वो अधिक होती है, नहीं, कम होती है। और ये बोलेंगे ये चट्टान जैसी संरचनाएं नहीं बनाते, नहीं भी बनाते हैं, ये भी बनाते हैं चट्टान जैसी संरचनाएं। ठीक है, सेकंड बोल रहे हैं कोल्ड वाटर कोरल्स डिफर फ्रॉम वार्म वाटर कोरल्स बिकॉज द फॉर्मर डज नॉट कंटेन सिम्बायोटिक एल्गी फॉर फोटोसिंथेसिस एंड ग्रो मोर स्लोली। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि कोल्ड वाटर कोरल्स वार्म वाटर कोरल्स से डिफरेंस क्यों होते हैं, क्योंकि जो कोल्ड वाटर कोरल्स होते हैं उनमें सिम्बायोटिक एल्गी की मतलब उसमें नहीं होती है फोटोसिंथेसिस के लिए और वो स्लो ग्रो करते हैं। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ऐसे ही इसमें भी दे रखा है कि भी ठंडे पानी के मूंगे जो है गर्म पानी के मूंगों से भिन्न होते हैं क्योंकि ठंडे पानी के मूंगों में प्रकाश संश्लेषण के लिए सहजीवी जो सवाल है वो नहीं होते हैं। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही दे रखी है और वो धीरे धीरे बढ़ते हैं, ये भी सही है। तो हमें बतानी है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो इनकरेक्ट तो आपको दिख ही रही है, फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ठीक है, इसमें भी हमें गलत बताना है, कौन सा कथन गलत है, तो पहला स्टेटमेंट हमारा क्या है इसमें, रॉन्ग। ठीक है, तो आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन मैं करा चुकी हूँ, आपका इसमें से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसमें बोल रखे ऑयल स्पिल्स कैन बी ट्रीटेड विद बायो रेमिडिएशन बाय यूजिंग सम स्पीसीज। बोल रहे हैं ऑयल स्पिल्स को ट्रीट किया जा सकता है बायो रेमिडिएशन से, और उस बायो रेमिडिएशन में हम कौन कौन सी स्पीसीज का यूज़ करते हैं। ऐसे इसमें बोल रखा है कुछ प्रजातियों का उपयोग करके तेल रिसाव का बायो रेमिडिएशन से इलाज किया जाता है। तो उसमें किस किस स्पीसीज का आप यूज़ करोगे, तो आपको पता होना चाहिए फंजाई, प्लांट, बैक्टीरिया, आर्काई, एल्गी, इन सब का आपको यूज़ करना है। ठीक है, कवक, पौधे, जीवाणु, आर्काई, शैवाल, इन सब का आपको यूज़ करना है। ठीक है, तो हमें बताना है करेक्ट स्टेटमेंट। तो सारे ही करेक्ट हैं इसके बारे में। ठीक है, सभी करेक्ट हैं इसके बारे में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हो जाता है हमारा कंप्लीट। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गलत नहीं होने चाहिए आपके क्वेश्चंस। ठीक है, आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, 6 नंबर वाला क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहले हेडलाइन इन्फ्लेशन इज अ मेजर ऑफ इन्फ्लेशन विद इन एन इकोनॉमी इंक्लूडिंग कमोडिटीज विच टेंड टू बी मोर वोलेटाइल एंड प्रोन टू इन्फ्लेशनरी स्पाइक्स। तो आप सभी को पता होना चाहिए, आप सभी को पता है हेडलाइन इन्फ्लेशन एक मेजर है जिसमें मापा जाता है इन्फ्लेशन किसी इकोनॉमी के अंडर जिसमें कमोडिटीज़ जो मोर वोलेटाइल हैं और जिनमें इन्फ्लेशनरी स्पाइक आती हैं वो कमोडिटीज़ को मेनली इसमें मापा जाता है। ऐसे इसमें बोल रखा है हेडलाइन मुद्रास्फीति एक अर्थव्यवस्था के भीतर मुद्रास्फीति का एक माप है जिसमें ऐसी वस्तुएं भी शामिल हैं जो अधिक अस्थिर होती हैं और मुद्रास्फीति बढ़ाने की संभावना होती है। तो आप सभी को पता है ये स्टेटमेंट क्या दे रखी है, बिल्कुल सही दे रखी है। 2 टाइप के इन्फ्लेशन आपने पढ़े होंगे यहाँ पे, एक तो हेडलाइन इन्फ्लेशन, एक कोर इन्फ्लेशन। कोर को हिंदी में क्या बोलते हैं मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, एक हेडलाइन इन्फ्लेशन होता है, एक कोर इन्फ्लेशन होता है। कोर इन्फ्लेशन में मेनली जो मेजर सेक्टर्स होते हैं ना उन्हीं का इन्फ्लेशन मेजर किया जाता है, उसमें फूड और फ्यूल इंक्लूड नहीं होते। फूड और फ्यूल इंक्लूड नहीं होते कोर इन्फ्लेशन में, फूड और फ्यूल इंक्लूड नहीं होते क्योंकि ये जो फूड एंड फ्यूल है ये ज़्यादा वोलाटाइल है। इनका अमाउंट, इनका जो प्राइस की वोलेटिलिटी है वो चेंज होती रहती है। तो ये बहुत ज़्यादा वोलाटाइल है इनके प्राइसेस, इसीलिए इनको कोर इन्फ्लेशन में इंक्लूड नहीं किया जाता है। इसी तरह लेकिन हेडलाइन इन्फ्लेशन में इनको यूज़ किया जाता है, फूड एंड फ्यूल को भी कैलकुलेट किया जाता है। इसलिए बोल रहे हैं कि इसमें कुछ ऐसी कमोडिटीज़ होती हैं जो मोर वोलाटाइल होती है जैसे कि फूड एंड फ्यूल। बिल्कुल सही स्टेटमेंट दे रखी है, यही है। बिल्कुल भी इसमें ऐसी वस्तुएं होती हैं जो अधिक अस्थिर होती हैं और मुद्रास्फीति बढ़ने की भी इनकी संभावना ज़्यादा होती है। सेकंड बोल रहे हैं हेडलाइन इन्फ्लेशन प्रेजेंट एन एक्यूरेट पिक्चर ऑफ इकोनॉमीज इन्फ्लेशनरी ट्रेंड सिंस सेक्टर स्पेसिफिक इन्फ्लेशनरी स्पाइक्स परसिस्ट। बोल रहे हैं कि हेडलाइन मुद्रास्फीति किसी अर्थव्यवस्था की मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति की सटीक तस्वीर पेश करती है क्योंकि सेक्टर स्पेसिफिक मुद्रास्फीति की बढ़ोतरी बनी रहती है। तो आप सभी को पता होना चाहिए हेडलाइन इन्फ्लेशन एक्यूरेट पिक्चर इकोनॉमी की नहीं देती है, इसीलिए कोर मेन जो देती है वो देती है कोर इन्फ्लेशन।
कोर इन्फ्लेशन जो सेक्टर स्पेसिफिक इन्फ्लेशनरी स्पाइक है ना उसका अच्छा देता है, क्योंकि हेडलाइन इन्फ्लेशन में तो बार बार अमाउंट चेंज होता रहता है, बार बार जो प्राइसेस हैं वो चेंज होते रहते हैं फूड एंड फ्यूल के लिए, तो करेक्ट पिक्चर इकोनॉमी के इन्फ्लेशनरी ट्रेंड की नहीं दे पाता है। इसी तरीके से ये स्टेटमेंट गलत दे रखी है कि ये स्टिक पिक्चर पेश करती है, नहीं, ये स्टिक पिक्चर पेश नहीं करती है, कोर इन्फ्लेशन जबकि ज़्यादा इसमें करेक्ट पिक्चर पेश करती है। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। और हमें बताना क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। देखो इसमें हमें बतानी है करेक्ट सही कौन सी है, तो केवल फर्स्ट सही है और सेकंड स्टेटमेंट हमारी क्या है, रॉन्ग है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही होगा। ये जो आप बेसिक बुक पढ़ते हो इकोनॉमी की, उससे आपके ये क्वेश्चन होंगे। ठीक है, नेक्स्ट 7th क्वेश्चन। ठीक है, हमें बताना है यूनिवर्सल बैंकिंग के बारे में। यूनिवर्सल बैंकिंग के बारे में आपको ये क्वेश्चन बताना है। सबसे पहले बोल रहे हैं यूनिवर्सल बैंकिंग एक सिस्टम है जिसमें बैंक्स एक वाइड वैरायटी ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, इंक्लूडिंग कमर्शियल और इन्वेस्टमेंट सर्विसेज। यूनिवर्सल बैंक एक ऐसी प्रणाली है जिसमें बैंक वाणिज्य और निवेश सेवाओं सहित विभिन्न प्रकार की वित्तीय सेवाएं प्रदान करते हैं। तो आप सभी को बताना चाहिए बिल्कुल भाई, यूनिवर्सल बैंक ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। दूसरी चीज़, यूनिवर्सल बैंकिंग वॉज कॉन्सेप्चुअलाइज्ड इन इंडिया आफ्टर द रिकमेंडेशन ऑफ एस.एच. खान कमेटी। आप सभी को पता होना चाहिए, और ये अगर नहीं पता था तो आज पता कर लो, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। यूनिवर्सल बैंकिंग का जो कंसेप्ट है इंडिया में एस.एच. खान कमेटी की रिकमेंडेशन के बाद आया था, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है कि भारत में यूनिवर्सल बैंक की अवधारणा एस.एच. खान समिति की सिफारिश के बाद आया था। ठीक है, बिल्कुल इसको रट लेना। थर्ड है, दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम CRR SLR रिक्वायरमेंट ऑफ RBI। इन्हें RBI की CRR और SLR आवश्यकताओं से छूट दी गई है, बिल्कुल भी छूट नहीं दी गई है। इनको भी ये सारी रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ती है, तो ये भी इनको CRR SLR से छूट नहीं है। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या दे रखी है, रॉन्ग दे रखी है। ठीक है, तो 2 स्टेटमेंट सही हैं, एक गलत है। तो हमें बतानी है करेक्ट स्टेटमेंट। तो आप सभी को पता होगा 2 स्टेटमेंट करेक्ट हैं और एक स्टेटमेंट हमारी क्या है, रॉन्ग है। सही बतानी है तो दो सही है, एक गलत है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो जाता है हमारा कंप्लीट। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इकोनॉमी में ही बताना है, सोशलिस्ट इकोनॉमी के बारे में बताना है, समाजवादी अर्थव्यवस्था के बारे में 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं, उसके बारे में बताने कौन सी गलत है। ठीक है भाई, पहले देख लेते हैं कौन सी है। सबसे पहले बोल रहे हैं इट एम्फेसाइजेस द कलेक्टिव ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। बोल रहे हैं कि सोशलिस्ट इकोनॉमी में कलेक्टिव ओनरशिप पे ध्यान दिया जाता है, जो भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं उसके। ये उत्पादन के साधनों के सामूहिक स्वामित्व पर जोर देता है। तो आप सभी को पता होना चाहिए, बिल्कुल सही स्टेटमेंट दे रखी है। ये सामूहिक स्वामित्व पर जोर देता है, कलेक्टिव ओनरशिप पर जोर देता है, जो भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं उनके। सेकंड बोल रहे हैं इट्स ओनली सेंट्रल गोल इज टू अटेन इकोनॉमिक एफिशिएंसी बाय मोस्ट ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो आप सभी को पता होना चाहिए ये स्टेटमेंट क्या दे रखी है, बिल्कुल गलत दे रखी है। ये बोल रहे हैं कि हिंदी में इसका एकमात्र केंद्रीय लक्ष्य उत्पादन के कारकों के अधिकतम इष्टतम उपयोग द्वारा आर्थिक दक्षता प्राप्त करना है। तो देखो, इकोनॉमिक एफिशिएंसी को अटेन करना मतलब आर्थिक दक्षता को अटेन करना कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का काम है। ठीक है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मेन टारगेट है मतलब जो इकोनॉमिक एफिशिएंसी को अटेन करना, ना कि किसका, सोशलिस्ट का। सोशलिस्ट का टारगेट नहीं है, सोशलिस्ट का टारगेट है वेलफेयर ऑफ द पीपल। वेलफेयर ऑफ द पीपल, या जो भी उसके सब्जेक्ट्स हैं, जो भी पीपल हैं, उनका वेलफेयर मेन टारगेट होता है। सोशलिस्ट इकोनॉमी का मेन गोल होता है वेलफेयर ऑफ द पीपल, ना कि इकोनॉमिक एफिशिएंसी। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत दे रखी है कि इसका सेंट्रल गोल होता है इकोनॉमिक एफिशिएंसी, बिल्कुल भी नहीं। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का सेंट्रल गोल होता है इकोनॉमिक एफिशिएंसी। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमें क्या दे रखी है, गलत दे रखी है। तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। हमें बतानी है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो इनकरेक्ट, अरे यार एक सेकेंड, हमें बतानी है इनकरेक्ट। तो आपको दिख रही है अभी सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ठीक है, दोनों में दिख रही है, आपको गलत बतानी है। तो गलत कौन सी है, सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी क्या दे रखी है, करेक्ट दे रखी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पे हो जाता है, गलत नहीं होने चाहिए, इतने आसान से क्वेश्चन हमें दे रखे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन। हमें बताना है FRBM एक्ट के बारे में। 2003 का जो FRBM एक्ट है, राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन जो अधिनियम है 2003 का, उसके बारे में बताना है। देख लेते हैं, आप वीडियो पॉज कर लो, लगा लो, उसके बाद देख लो। सबसे पहले एक्ट इनवाइसेस दी सेटिंग ऑफ लिमिट ऑन सेंट्रल गवर्नमेंट्स डेट एंड डेफिसिट। तो आप सभी को बताया बिल्कुल भाई, इस एक्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट की डेट और डेफिसिट की लिमिट रखी जाती है। अधिनियम में केंद्र सरकार के ऋण और घाटे की सीमा निर्धारित करने की परिकल्पना की गई है, बिल्कुल भाई। द एक्ट मेड सेंट्रल गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग इंटरजेनरेशनल इक्विटी इन फिस्कल मैनेजमेंट एंड लॉन्ग टर्म मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, बिल्कुल भाई। अधिनियम के केंद्र सरकार को राजकोषीय प्रबंधन और दीर्घकालीन व्यापक आर्थिक स्थिरता में अंतर पीढ़ीगत, ये क्या है,
इक्विटी सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार बनाया गया, बिल्कुल भी बनाया गया। थर्ड बोल रहे हैं दी लॉ कंटेन्स एन एस्केप क्लोज अंडर विच सेंटर कैन एक्सीड द एनुअल फिस्कल डेफिसिट टारगेट, बिल्कुल एस्केप क्लोज भी है एफआरबीएम एक्ट में, बिल्कुल। और कानून में एक एस्केप क्लोज है जिसके तहत केंद्र वार्षिक राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को पार कर सकता है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तीनों ही स्टेटमेंट हमारे एफआरबीएम एक्ट के बारे में क्या दे रखी है, सही दे रखी है। और हमें बतानी है करेक्ट स्टेटमेंट, सही बतानी है, तो सारी ही सही है, तो आंसर क्या हो गया हमारा डी। ठीक है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट दे रखे हैं सारी, तो आंसर हो गया डी। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हमें बताना है मॉनिटरी बेस के बारे में। मॉनिटरी बेस में क्या क्या आता है, ये 10th क्वेश्चन हो गया हमारा। ठीक है, मॉनिटरी बेस में क्या क्या आता है वो बताना है। मौद्रिक आधार में क्या क्या शामिल है वो बताना है। टोटल करेंसी सर्कुलेशन इन दी पब्लिक, आप सभी को पता है टोटल करेंसी सर्कुलेशन होता है। करेंसी जो कमर्शियल बैंक्स में होती है वो होती है। सम टोटल ऑफ कैपिटल्स ऑफ ऑल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रेगुलेटेड बाय सेंट्रल बैंक, नहीं ये चीज़ इसमें इंक्लूड नहीं होती है मॉनिटरी बेस में। फोर्थ बोलिए कमर्शियल बैंक रिजर्व्स हेल्ड इन सेंट्रल बैंक, ये बिल्कुल होती है। कमर्शियल बैंक के जो रिजर्व्स होते हैं वो होते हैं। ठीक है, जनता में चल रही कुल मुद्रा होती है। मुद्रा जो भौतिक रूप से वाणिज्य बैंकों की तिजोरियों में रखी जाती है वो होती है, ये नहीं होती है और ये होती है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए बेस है मॉनिटरी बेस। देखो मॉनिटरी बेस में क्या शामिल होता है, मनी सप्लाई में क्या शामिल होता है, ये चीज़ पता होनी चाहिए। ठीक है, तो मॉनिटरी बेस में ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं। फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ, थर्ड इसमें शामिल नहीं होती है। तो हमें बतानी है करेक्ट स्टेटमेंट। अरे यार, हमें बतानी है करेक्ट कितनी है, तो आप सभी ने देख लिया होगा एक ही नहीं है, और तो 4 में से 3 है, एक नहीं है, तो इसमें कितनी है, केवल 3 शामिल है। ठीक है, मॉनिटरी बेस में केवल 3 शामिल है। ठीक है, तो इसी बेस पे आज के हमारे टोटल जो 10 क्वेश्चंस हो जाते हैं वो जाते हैं कंप्लीट। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर लेना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और आपके कमेंट बॉक्स में कमेंट आने चाहिए कि आपके 10 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। चाहे आपका 1 क्वेश्चन सही हो, चाहे आपके 0 क्वेश्चन सही हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ठीक है, जिससे आपकी खुद की अकाउंटेबिलिटी बनी रहेगी कि अच्छा मेरे इतने मार्क्स आए हैं, तो मेरे गलत कौन कौन से क्वेश्चन, जब आप लिखोगे ना तो वो 6 क्वेश्चन आपको सीखने को भी मिलेंगे। आप एक चीज़ सोचो, अगर आप 10 क्वेश्चन में से आपका 1 ही ठीक हो रहा है, आपके 9 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, इसका मतलब एक दिन में आपने 9 क्वेश्चन सीखने को मिले हैं। ठीक है, तो उन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दो, नेगेटिविटी पे ध्यान मत दो कि मेरे इतने ही ठीक हो रहे हैं। ये मत देखो कि मेरे 1 ठीक हो रहा है, ये देखो कि मेरे को नोट सीखने को भी तो मिल रहे हैं उसके साथ। ठीक है, तो चलिए इसी नोट पे आज का लेक्चर खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच guys for watching this video, for loving these videos and for sharing the videos. Thank you very much.